You are currently the only person in this conference. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? हाँ सर। अरे बाप रे, ये इशिता आपके घर में डॉग है क्या? कल हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डीके में सबसे पहले अल्फा डीके देखा था। अल्फा डीके जब भी किसी पेरेंट न्यूक्लियाई से होता है तो उसका मास नंबर 4 से और एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस होता है और उसके साथ अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे उसमें हमको क्यू वैल्यू निकालना होगा। क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी, उसकी उसमें कितनी एनर्जी उससे लिबरेट हो रही है और ये एनर्जी हम लोग रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास करके निकालते हैं। लेकिन रिएक्टेंट का न्यूक्लियर मास लेना होता है, प्रोडक्ट का भी न्यूक्लियर मास लेना होता है। ये जनरल फॉर्मूला यही कहता है। बट एक्चुअली जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको न्यूक्लियर का मास ना देके एटॉमिक मास दिया जाता है। तो फाइनली हमको एटॉमिक मास के टर्म्स में ही क्यू वैल्यू का एक्सप्रेशन चाहिए होगा। तो अगर देखोगे फाइनल एक्सप्रेशन जो यहां पर आया है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम एच ई इंटू सी स्क्वायर, दिस इज नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिफाइंड फॉर न्यूक्लियर मास। ये जो न्यूक्लियर मास है, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए, ये हमारा एम ए एम बी एम सी, ये जो हमने लिखा है ये न्यूक्लियर मासेस है। इफ यू सी, these are the nuclear masses. Wait.
प्रेशर प्रेशर 1 मिनट बच्चे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, कुछ पेन का इश्यू है। ठीक है। तो ये जो हमने MA माइनस MB माइनस MC ये जो निकाला था, ये हमारा न्यूक्लियस का मास था। लेकिन एटॉमिक मास के टर्म्स में भी अगर तुम एक्सप्रेशन को देखोगे, जो अल्फा डीके का हमने निकाला है, लगभग सिमिलर है। लेकिन ये नहीं हमको समझना चाहिए कि यही हमारा एक्चुअल रिजल्ट है। एक्चुअल रिजल्ट ये है, न्यूक्लियस के मास को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटू C स्क्वायर करेंगे। क्योंकि मास जो डिफरेंस होता है, अगर तुम एटॉमिक मास को भी करोगे तो आंसर वही आता है, लेकिन एक डीके ऐसा है जिसमें ये थोड़ा अलग आता है, और इसी के लिए हमको केयरफुल रहना है। और जनरली क्यू वैल्यू से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बीटा डीके। कल ये फाइल हमने शेयर किया था ना आप लोग को ग्रुप में। नहीं किया था ना? रह गया था, देखो अभी अभी दिमाग में आ रहा है कि नहीं किया वैसे। ठीक है, कर दूंगा आज। तो इसमें द सेकेंड टाइप ऑफ डीके इज कॉल्ड बीटा डीके। और हमने कल ही बताया था कि बीटा डीके जो है वो दो तरीके के होते हैं। बीटा डीके, इसमें एक होता है बीटा प्लस डीके, और पहले हम लोग बात करते हैं बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके क्या होता है? बीटा माइनस डीके में एक्चुअली होता क्या है, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट होता है। इसके साथ एक और पार्टिकल रिलीज होता है, जिसके बारे में हम देखेंगे कि ये पार्टिकल को क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। दैट मीन्स कि सपोज ये पार्टिकल को भी मैं कुछ देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ कि यहाँ पर और क्या होता है, डेफिनेटली इसके बाद एनर्जी निकलती है। कोई भी अगर एलिमेंट का न्यूक्लियाई अगर हम उसको X से डिनोट करते हैं, दैट इज Z एंड A, तो इफ यू सी, अगर बीटा माइनस डीके होगा, अगर बीटा डीके बोला गया डायरेक्टली तभी बीटा माइनस डीके ही होता है। तो इसका एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्चुअली होगा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तुमने आपको बताया था कि मास नंबर में चेंज नहीं आता अब कोई भी डीके की बात की जाए तो, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से बढ़ गए इसलिए एक से बढ़ जाएगा। प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं। और यहाँ पर एक और पार्टिकल आता है, उसके बाद एनर्जी आती है, क्यू वैल्यू। अब ये जो भी क्यू वैल्यू है, अगर इसको हम कैलकुलेट करें क्या वैल्यू आएगा, वी विल सी। हमको पता है कि ये जो क्यू वैल्यू है वो इन दोनों को इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और खास करके इस सिचुएशन में अल्फा पार्टिकल के केस में तो अल्फा पार्टिकल का मास फिर भी थोड़ा था, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। यू सी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू दिस। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को ही मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी, इसको जो एनर्जी मिलेगी वो 9 के बराबर मिलेगी। और इस तरीके से अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पास किया फॉर एग्जांपल,
तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे पिछली बार की बात की गई थी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर लेके निकल रहा है, तो डेफिनेटली उसको एक ही रेडियस का सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहिए। लेकिन देखा गया कि जब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम थ्रो करते हैं, तो ये अगर इस तरह से थ्रो किया, तो ये, और अगर नहीं, तो फिर वही डिस्क्रीट पाथ बनाने चाहिए, एक इधर एक इधर, जैसे अल्फा पार्टिकल बनाया था ताकि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की भी बात हो सके। लेकिन देखा गया कि यहाँ पर बहुत सारे फाइन लाइंस बन रही हैं, अलग अलग रेडियस, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, इस तरह से बहुत सारे वो अलग अलग रेडियस के पाथ वो ले रहा है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि कम कोई पर्टिकुलर वैल्यू का रेडियस हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारे, ये आर्बिट्ररी कोई भी रेडियस के पाथ को ये चार्ज पार्टिकल ले रहा है। इसका मतलब कि जो भी एनर्जी इसको मिल रही है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी कहीं और शेयर हो रहा है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर अल्फा डीके में हमने कहा कि, यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसे कॉन्ट्रास्ट में समझोगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमने कहा था कि इस अल्फा पार्टिकल को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड से थ्रो किया, तो इसके कुछ पर्टिकुलर रेडियस ही हुए। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन की बात आ रहा है थोड़ा सा, इसलिए हमने बोला कि न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में था, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और इसलिए ये हमारा गामा डीके हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा फिक्स्ड डिस्क्रीट वाला बात नहीं है। यहाँ पर तो हर वैल्यू का हमको रेडियस मिल रहा है। इसका मतलब कि एनर्जी सिर्फ ये शेयर नहीं कर रहा, कोई ना कोई एक और पार्टिकल होगा, और उसको नाम दिया गया एंटी न्यूट्रिनो। एक पार्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया बहुत देर के बाद, और इसको बोला गया एंटी न्यूट्रिनो। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, अब हम इसको भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं बोल सकते, तो कोई ना कोई और जो पार्टिकल होगा जो एनर्जी शेयर कर रहा होगा, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का ये एक तरीके से अपोजिट पार्टिकल है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल। तो ये एंटी न्यूट्रिनो इसके साथ भी रिलीज होता है, और ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन को ना मिलके कुछ एनर्जी इसको मिलती है। अब ये एनर्जी कितनी मिलती है, ये इसके बारे में हम लोग बोल नहीं पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू टेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडियस। एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेडियस वो नहीं ले पा रहा, वो सारे रेडियस ले सकता है, वो अलग अलग पाथ कवर कर सकता है। तो इसीलिए इस पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, बिकॉज एनर्जी का कहीं तो कहीं कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। इवन वो जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन था, इफ यू सी, जैसे पिछली बार हमने सबके मासेस लेके ये जो कैलकुलेशन किए थे, ये ये सारा कैलकुलेशन इफ यू वांट यू कैन डू, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मासेस को लो, फिर उसके न्यूक्लियर मास को निकालो, फिर माइनस करो, जहां सिमिलर रिजल्ट आएंगे मैं वहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, अगर कहोगे तो बीटा प्लस का भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो क्यू वैल्यू का रिजल्ट आता है, क्यू वैल्यू ये हमारा आता है एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। और एम एक्स और एम वाई ये एटॉमिक मासेस, याद रखना, ये हमारे एटॉमिक मासेस हैं। कायदे से ये न्यूक्लियर मास होने चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर तुम रिएक्टेंट का मास, न्यूक्लियर मास निकालोगे, प्रोडक्ट का न्यूक्लियर मास निकालोगे और उसको माइनस करोगे, तो डेफिनेटली यही रिजल्ट आने वाला है, कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये बीटा माइनस डी के ये कौन प्रीफर करेगा? सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, मतलब हमारे पास जो भी न्यूक्लियाई हैं, वो कौन न्यूक्लियाई प्रीफर करेंगे बीटा माइनस डी के? तो एक बार हम लोग वापस से अपने फर्स्ट डिस्कशन पर जाते हैं, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, सॉरी, कल जो, यहाँ पर आप देखो, हमने कहा क्या कहा था कि ये जो
जिनमें न्यूट्रॉन्स की नंबर ज्यादा है, ये स्टेबिलिटी जोन से जो लेफ्ट साइड में है, दिस रीजन, लेट से इसका नाम दे दो ए रीजन, और ये रीजन का नाम दे दो बी रीजन, उस जोन के बाहर वाला रीजन। तो ए रीजन में जितने भी न्यूक्लियाई हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कम करना चाहेंगे तभी n/p रेशियो इस रेंज में आएगा 1.6। तो दे वुड प्रीफर बीटा माइनस डीके, वो बीटा माइनस डीके को प्रीफर करेंगे। अब दूसरा जो डीके है इसी के साथ देखोगे वो है बीटा प्लस डीके। ये एक्सप्लिसिटली जब तक ना बोला जाए तो बीटा डीके को हम बीटा प्लस डीके नहीं, बीटा माइनस डीके, इलेक्ट्रॉन का इमिशन समझते हैं। ये बीटा प्लस डीके है। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस पोजिट्रॉन प्लस, यहां पर जैसे मैंने बताया कि इसको भी, इस पोजिट्रॉन को भी ये +1 या सिंपली 1 लिख लो। ये जो इलेक्ट्रॉन को भी वैसे ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया और इसके भी कंटिन्यूअस पाथ बने, तो यहाँ पर एक पार्टिकल ऐड करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, और ये पार्टिकल इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के जैसा एक पार्टिकल है, जिस चार्ज अपोजिट होता है, हमने बताया था ये पहले। और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये एक दूसरे के मतलब लॉक एंड की मॉडल है, लाइक लॉक एंड की नहीं बोलो, एंटी पार्टिकल है, एक दूसरे को इनगल्फ कर देंगे, ये दोनों मिलके एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कुछ ऐसा एंटी पार्टिकल्स बोलते हैं इसको। इसका जब तुम क्यू वैल्यू निकालोगे, पहले इसका न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होगा वो देख लो। तो इसका अगर न्यूक्लियर रिएक्शन देखें तो एक्स जेड ए, अगर इससे बीटा प्लस इमिशन होता है, तो देखो एक प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जेड जो है वो एक से तो कम होएगा ही होएगा, तो वाई Z-1, लेकिन ए में चेंजेस नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। प्लस एक पॉजिट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो और प्लस क्यू वैल्यू एनर्जी। अब अगर इसका तुम इंडिविजुअली एटॉमिक मासेस लेके और माइनस करोगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ये जो मास है ये बेसिकली ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता। कैसे? तो लेट्स से हम लोग इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं। लेट कैपिटल एम एक्स, लिख लो, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स, एम वाई एटॉमिक मास ऑफ वाई, ठीक है। अब हमारा एम एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एक्स कैन बी रिटन एज जेड एक्स इंटू एम पी प्लस ए एक्स माइनस जेड एक्स इंटू एम एन, ये हमारा प्लस जेड एक्स टाइम्स एम ई। और यहीं से कैपिटल एम एक्स
minus zx times me is equals to zx times mp plus ax minus zx टाइम्स एम एन ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर एम वाई की बात करें तो इसके लिए हम वाई से डिनोट नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी उसके जेड और ए ले लिए हैं। तुम ये जेड और ए हटा भी सकते हो, एक्स का जो सब्सक्रिप्ट हमने लगाया है यू कैन रिमूव दैट, क्योंकि हाँ हटा दो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये एक्स, एक मिनट, ये जेड एक्स लिखने का जरूरत नहीं है, ये हर जगह हम लोग सिंपली जेड लिख सकते हैं, क्योंकि उसी के टर्म्स में हम लोग सारा वैल्यू लिखने वाले हैं। ये हो जाएगा जेड टाइम्स एम पी ए माइनस जेड टाइम्स एम एन जेड टाइम्स एम ई जेड टाइम्स एम ई जेड टाइम्स एम पी ए माइनस जेड टाइम्स एम एन। ठीक है, अब एम वाई उसका क्या होगा, एटॉमिक मास, तो वो हो जाएगा जेड माइनस वन टाइम्स एम पी प्लस ए माइनस जेड माइनस वन, यहां पर प्लस वन हो जाएगा, एम एन प्लस जेड माइनस वन टाइम्स एम ई, दिस इंप्लाइज, अब ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा एम वाई माइनस जेड माइनस वन इंटू एम ई, दैट इज न्यूक्लियस मास। हाँ बोलो। सर इसमें इलेक्ट्रॉन का भी चेंज आता क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक रिलीज हो रहा है ना। हाँ, तो ये अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो जाएगा ना, मतलब वो एलिमेंट ही चेंज हो गया ना अब टोटली। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो, उसका भी नंबर तो चेंज होगा। तो ये हमारा z माइनस वन इंटू पी प्लस ए माइनस जेड प्लस वन इंटू एम एन, प्रोटॉन और हाँ हाँ सर पहले वाले में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, इसमें पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा, तो फिर उससे फर्क कैसा पड़ा? इसमें ये जो z प्लस वन हो रहा है ना, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन का भी नंबर एक से बढ़ जाएगा ना रिएक्टेंट से। दूसरे वाले में इसका ये जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जब प्रोटॉन का नंबर एक से घट गया, अभी हम लोग जैसे रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के मास भी माइनस होंगे ना, इनको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो बेसिकली ऐड हो जाते हैं। देखना अभी कहोगे तो पिछला भी प्रूव कर लेंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो फाइनल क्यू वैल्यू का वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा दिस वैल्यू, ये हमारा न्यूक्लियस मास है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी z टाइम्स एम पी। ध्यान से देखते रहना, हो सकता है लिखने में भी कुछ मिस्टेक हो। माइनस z माइनस वन टाइम्स एम पी माइनस ए माइनस जेड प्लस वन टाइम्स एम एन माइनस एम ई एट एम वाई
न्यूक्लियर mx माइनस z टाइम्स me और my माइनस z माइनस 1 टाइम्स me, ये उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर मास हो जाएगा, ठीक है। me खत्म हो रहा है कहाँ से? एक मिनट को, ये न्यूक्लियस मास को कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन के मास एक मिनट को, ये वैल्यू निकाली थी। मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर ये करते हैं, ओके, हाँ, देखो क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ हो रही है। अभी हम लोग इन दोनों को अगर माइनस करें, सिंपली सब्ट्रैक्ट दिस टू, और ये फाइनली रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में एक इलेक्ट्रॉन का भी मास आएगा। हाँ देखो, राइट हैंड साइड को छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा रिएक्टेंट का न्यूक्लियर मास है, ये हमारा प्रोडक्ट का न्यूक्लियर मास है, और एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है, तो उसका भी मास लेना पड़ेगा। नाउ सी mx माइनस, अभी क्यू वैल्यू मत लिखो, z टाइम्स में गड़बड़ कर रहे थे हम। ये हो गया रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, देखो क्या क्या हो रहा है, my माइनस z माइनस 1 me माइनस me, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन भी निकला है, उसका मास, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। एंड दैट शुड बी इक्वल टू, इधर वाले ये टर्म राइट हैंड साइड में लिखो, तो ये हो जाएंगे z टाइम्स mp प्लस a माइनस z इंटू mn माइनस z माइनस 1 इंटू mp प्लस a माइनस z प्लस 1 इंटू mn, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं,
पहले राइट हैंड साइड का देखो, तो ZP और यहाँ पर एक ZMP, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक प्लस MP का टर्म आएगा, A माइनस Z इंटू MN, और ये माइनस हो गया यहाँ पर, A माइनस Z इंटू MN, ये टर्म भी कैंसिल आउट होगा और एक MN और एक MP का टर्म बचेगा। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद कैंसिल आउट करते हैं, ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस ZMP प्लस MP माइनस A माइनस Z MN माइनस MN, तो A माइनस Z MN को हटाओ, ZMP को हटाओ, और ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, और क्या रहे हैं, ये माइनस करेंगे Q वैल्यू, सी हम लोग को न्यूक्लियस मास, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो भी डिफरेंस होगा इनटू C स्क्वायर करना है, ठीक है। हमने दोनों के मास को माइनस कर लिया, उसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा, फिर MX माइनस MO, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। makes ZX into MP minus ZX into MN. ये तो टर्म हमेशा ही 0 हो जाएंगे अगर माइनस करेंगे हम लोग तो। कुछ फिगर आउट कर पा रहे हो क्या? अचानक से फ्लैश आउट हो गया, ये कैसे हो रहा है? एक मिनट रुको। सर उसमें MX MY और MHE जैसे इसमें है, उसका टर्म लेफ्ट की तरफ क्यों ले रहे हैं? फिर तो वो आएगा ही नहीं ना Q वैल्यू के इसमें। बच्चे कुछ तो दिक्कत हो रहा है। हम लोग अगर एटॉमिक मास के टर्म्स में Q वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, जनरली हमको एटॉमिक मास दिया रहता है और हमको उससे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है Q वैल्यू का वो क्या है, न्यूक्लियस का मास का डिफरेंस इंटू C स्क्वायर, ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास। तो अगर हम इस इक्वेशंस को सिंपली माइनस कर देते हैं, जैसे यहां पर हमने क्या किया, ये सिंपली
बाइंडिंग एनर्जी नहीं, यहाँ पर अगर हमने एटॉमिक मास के टर्म्स में लिया और इसको Z को माइनस एम कर दिया तो ये हमारा न्यूक्लियस का मास हो गया। अगर इन तीनों को माइनस करेंगे इंटू सी स्क्वायर करेंगे तो इसके बदले अगर इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। एक फाइल है, रुक जाओ देखने जो। ये हमको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इन दोनों को माइनस कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के भी मास को माइनस कर सकते हैं, बीटा प्लस टी के। हाँ सही है, सही है, सही 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 सही। एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक मासेस हमने ले लिया तो हम देख सकते हैं कि एटॉमिक मास ये है, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट दिस डायरेक्टली। अगर ये हमारा न्यूक्लियस मास है तो सिर्फ इसी को माइनस करना है। ये क्या है राइट हैंड साइड में, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हमको सिर्फ क्यू वैल्यू के लिए न्यूक्लियर मासेस चाहिए, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिए। अब राइट हैंड साइड में वो वैल्यू क्या है, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। तो कौन है कि इक्वल टू आ रहा है, फिर ये क्यू वैल्यू कैसे आएगा? हम तो कब से तो यही परेशान है हम। देखो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू रिएक्टेंट का न्यूक्लियर मास जो कि हमारा है दिया हुआ है mx माइनस z टाइम्स me। प्रोडक्ट का न्यूक्लियर मास ये दिया हुआ है my माइनस z माइनस 1 इंटू me। और एक me का भी टर्म होगा प्रोडक्ट के मास में इंटू सी स्क्वायर। इतना तो लिख सकते हैं ना हम लोग। ये हमारा y का न्यूक्लियर मास है और ये एक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था उसका मास है। ये राइट हैंड साइड वाले टर्म के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। तो mx माइनस z टाइम्स me माइनस my प्लस z माइनस 1 इंटू me माइनस me इंटू सी स्क्वायर। अब यहां पर देखोगे mx माइनस my, इसको एक साथ रखो, माइनस जेड इंटू एम का टर्म दिख रहा होगा, माइनस जेड एम ई, और यहां पर भी एक प्लस जेड एम ई एक टर्म दिख रहा होगा, माइनस एम ई माइनस एम ई, ये कैंसिल आउट होगा इंटू सी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2me into c square. This is our Q value. तुम लोग का कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसके पहले वाला का भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें नहीं आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो टर्म आया ना 2me, वो नहीं आएगा। यू कैन चेक इट।
ये जो हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का मास से डायरेक्टली क्यू वैल्यू यहाँ पर लिखो। दैट इज इक्वल्स, हम लोग एटॉमिक मासेस ले रहे हैं, सो mx माइनस z टाइम्स me, ये हो जाएगा रिएक्टेंट का मास, माइनस प्रोडक्ट के मास में देखोगे ये हो जाएगा my माइनस z प्लस 1 टाइम्स me प्लस मास ऑफ me इंटू सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा mx माइनस my, इसको साथ रखते हैं, माइनस जेड me का टर्म जैसे वहां था वहां भी, यहाँ पर भी ये माइनस माइनस प्लस होके एक प्लस जेड me का टर्म आएगा, और एक प्लस me का टर्म, और ये माइनस me का टर्म, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जेड me कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बचता है सिर्फ mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पर वो मास का टर्म, इलेक्ट्रॉन का मास का टर्म कैंसिल आउट नहीं होता, ऐड हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा यूनिक है। इसी को हमको याद रखना है। अगर क्यू वैल्यू का एक रिजल्ट याद रखना है तो बीटा प्लस डीके का -2 टाइम्स एम इंटू सी स्क्वायर आता है। ये टर्म हमने एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली लिखा था, ये इसको सब्ट्रैक्ट करने को, क्योंकि हमको इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये करेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर से वो एम एन और एम पी का जो मास डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो दिस इज और बीटा प्लस डीके। अब ये बीटा प्लस डीके कौन से न्यूक्लियाई शो करेंगे, विच न्यूक्लियाई आर गोइंग टू शो बीटा प्लस डीके? तो एक दो रीजन हमने बनाए थे, एक रीजन था हमारा ए साइड और एक रीजन था हमारा बी साइड। न्यूक्लियस स्टेबिलिटी में ये जो ए और बी साइड हमने बनाए थे, ये जो बी साइड में जो भी न्यूक्लियाई होंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलरेडी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है तो डेफिनेटली वो बीटा प्लस इमिशन शो करके उस जोन में जाना चाहेंगे, स्टेबिलिटी जोन में, और ये जनरली बीटा प्लस डीके प्रीफर करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट डीके हैं जिसके कारण हमारा न्यूक्लियस में चेंज होता है, वो हमने देख लिया। अब एक थर्ड वैरायटी है, बीटा को हम लोग बीटा प्लस और बीटा माइनस एक ही डीके मानते हैं। अब हम लोग गामा डीके देख रहे हैं, गामा डीके। हाँ बोलिए। सर ये पार्ट पोर्शन में है या नहीं? कौन सा? ये वाला क्यू वैल्यू तो हाँ। होगा, ये है क्यू वैल्यू का एक्सप्रेशन तो है। फिर आपका कैंसिल क्यों? रेडियो एक्टिविटी देखो, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा particles, rays and their properties, decay law। इसका मतलब यही हुआ कि रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, डिके लॉ, फिर तो ये भी चला जाएगा। रेडियो एक्टिविटी अगर पूरा गायब हुआ तो फिर इसमें आएगा क्या?
ये फिर बताना बहुत मुश्किल है। ये जिस तरह से लिखा हुआ है ना डिलीटेड सिलेबस में, रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज डिके लॉ, तब तो फिर ये भी पोर्शन चला जाएगा, ये जो हमने बताया। अल्फा डीके और बीटा डीके जब पढ़ना ही नहीं है, मुझे लगा था सिर्फ रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है, जो मतलब हम लोग रेट ऑफ डीके लॉ जो पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि डीके लॉ हमने कल याद से मेरे दिमाग में था फर्स्ट डे हमने जो देखा था। लेकिन यहाँ पर तो अल्फा बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल ये भी सारे नहीं है, तो मे भी ये भी हट गया हो, क्यू वैल्यूज भी नहीं हो। लेकिन फिर भी हम कहेंगे क्यू वैल्यू के फॉर्मूले याद रखना। ये 2-3 बार तो एआईटीएस में पूछा गया, एक बार एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है ये पर्टिकुलरली, तो ये तो याद ही रखना। नेक्स्ट हमारा गामा रेडिएशन। ये बीटा डीके डीके के बाद ये गामा डीके और गामा रेडिएशन। जैसे अल्फा पार्टिकल के दौरान मैंने बताया था कि अगर कोई भी न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो ग्राउंड स्टेट में आने के समय कुछ रेडिएशंस इमिट करता है। वो कोई पार्टिकल नहीं होते, दे आर सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिससे में एनर्जी रिलीज होती है। और ये किसी भी डीके के साथ हो सकता है। लाइक यहाँ पर बीटा डीके भी हमने दिखाया है, ये जो वाई है वो एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, फिर ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। सो इट कैन बी एसोसिएटेड विथ एनी काइंड ऑफ डीके। उसमें होगा क्या कि हमारा कोई भी न्यूक्लियाई जो है एक्स, वो अगर एक्साइटेड स्टेट में होता है तो अगर ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रेडिएशन इमिट होंगी, इसको बोलते हैं गामा रेडिएशन। इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हो कि आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, देखो डेरिवेशंस तो सीरियसली नहीं करना है, ये हमने, क्योंकि ये थोड़ा अलग था इसलिए थोड़ा सा लिखना शुरू कर दिया। एक हमने बताया था कि करते कैसे हैं और अल्फा डीके के केस में, और वो भी बताने का जरूरत नहीं था, सीधे सीधे फॉर्मूला सबके याद कर लोगे वही बहुत है। क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं सब पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो सीधे ये फॉर्मूला ही पूछेंगे। नॉन गोइंग टू गिव यू दैट एम एक्स एम वाई माइनस टू एम इंटू सी स्क्वायर, ये कैलकुलेट करने के लिए कभी नहीं आएगा, ये फॉर्मूला ही आएगा, यही आएगा। एआईटीएस या जब भी एग्जाम होगा तो देखना तुमको यही फॉर्मूला पूछेंगे, अगर वो सिलेबस में हुआ तो। अब टर्न टेस्ट में क्या है, सिलेबस में वो दे रहे हैं, सिलेबस के बाहर दे रहे हैं, पुराना सिलेबस दे रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये देंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले ही आएंगे। तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लीप वगैरह सॉल्व करोगे तो यही आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको क्वेश्चन में मिलेगा। कभी भी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, उससे क्वेश्चन बनेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के, और उसमें हमारे पास कोई उपाय नहीं है कैलकुलेशन करने के। लेकिन ये जितने भी पार्ट हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। नहीं तो बच्चे डायरेक्टली याद करते हैं रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू सी स्क्वायर, तो ये उससे थोड़ा अलग होता है बोल के बस इसको ज्यादा वैल्यू हम दे रहे कब से, कि थोड़ा इसको तुम लोग अच्छे से देख लो। बाकी अगर ऐसे हम लोग सिंपली लिखते चले जाते कि ये होता है ये होता है ये होता है, अगर सिमिलर होता तो हम इसको डेराइव नहीं करते। आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, न्यूक्लियस गेट्स न्यूक्लियस goes into excited state, and when it comes back
to ground state. Energy is released. In form of EM waves. आपको पता होगा गामा रेडिएशन जो होती हैं ये सबसे हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। सबसे छोटा वेवलेंथ जो होता है वो इन्हीं का होता है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा गामा डीके है। इसके अलावा एक और डीके होता है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं के कैप्चर। के कैप्चर वैसे तो ये जो फिनोमेना है वो कम होता है, लेकिन होता है के कैप्चर। कभी कभी न्यूक्लियस का साइज अगर काफी बढ़ जाए तो वो के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को इनगल्फ कर लेता है। इट विल इनगल्फ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल, और इसी कारण जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखो कि ये रेयर फेनोमेना है। क्या होगा इसका अप्रोच? एक प्रोटॉन जो ये इलेक्ट्रॉन को इनगल्फ कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को इनगल्फ करके एक प्रोटॉन उसके साथ मिलके एक न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड के कैप्चर। अगर तुम देखोगे तो अगर एक प्रोटॉन हमारा कम हो गया, मतलब अगर के कैप्चर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में दिखाए तो क्या होगा देखो। एक्स जेड ए प्लस एक हमारा इलेक्ट्रॉन, दिस इज के कैप्चर। वाई जो बनेगा ये हो जाएगा Z-1 ए प्लस एनर्जी। ये जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट आया था बीटा प्लस डीके से, ये दोनों सेम है। सी ए Z-1 ए Z-1। तो ज्यादातर सिचुएशन में बीटा प्लस डीके होता है। के कैप्चर बहुत रेयर फिनोमेना है। और यहां पर फिर से वही बात होगा कि के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट होगी और फिर हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करके लोअर एनर्जी में आएंगे, तो उससे हमारा एक्सरे भी इमिट हो सकता है। तो यहाँ पर एनर्जी के साथ एक्सरेज भी इमिट होती हैं। जनरली हायर एलिमेंट्स में ये होता है। मैं लिख देता हूँ ये पूरा डिटेल। इन दिस प्रोसेस the nucleus capture one of the inner orbital electron from K shell and combine with
to convert into neutron. न्यूट्रॉन। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें एक्सरेज भी रिलीज होती हैं। एक्सरेज के समय हमने ये चीज डिस्कस किया था। तो यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस इवेंट a vacancy is created in K shell to fill up the vacancy. Electrons from higher energy comes to lower energy. Emit or emitting X-rays. इसका भी जो Q वैल्यू का फॉर्मूला है वो सिंपल है, mx माइनस my c स्क्वायर। तो जैसे मैंने कहा टोटल हमने 4 टाइप के डीके देखे हैं। अगर बीटा प्लस और बीटा माइनस वो भी काउंट कर लिया जाए तो 4 हमारे पास की वैल्यू के। हाँ सर लीमैन सीरीज तो अल्ट्रावायलेट में लाई करता है। लाइमन सीरीज। हाँ तो फिर यहाँ क्यों? एक्सरे क्यों रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हो रही ना बच्चे, ये हायर एनर्जी हायर एटम्स की बात हो रही है ना। हाँ सर समझे। ये बोल रहे थे कि 4 तरह के हमारे डीके हैं और चारों के क्यू वैल्यूज के फॉर्मूले हैं, जिसमें 3 में तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमको हमेशा के लिए याद रहती है कि रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू सी स्क्वायर, इससे कम हो जाएगा। लेकिन बस एक बीटा प्लस डीके है जिसका डिफरेंस होता है, तो उसको याद रखना कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ता है। और बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में अगर हमको किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू याद करना हो तो वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो क्यू वैल्यू में अभी जो भी डिस्कशन हुआ है इसकी समरी तुम लोग 4 5 6 लाइन में बना सकते हो। और एक्सरेज ये एक्सरे कर रहे हैं, ये जो अल्फा डीके होने से क्या हो रहा है, बीटा डीके होने से न्यूक्लियस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हुआ करता था। अब ये हट गया है तो आई डोंट नो कि अब क्या पूछेंगे वो, क्योंकि एक हमको रिएक्टेंट मतलब सॉरी एक पैरेंट न्यूक्लियर दिया रहता था और फाइनली स्टेजेस मल्टी स्टेजेस एक अल्फा भी ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम लोग के मॉडल में भी दिए हुए, यू कैन सी कि एक फाइनल प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है। अब उसमें कितने अल्फा निकलेंगे, कितने बीटा निकलेंगे, कितना बीटा प्लस निकलेगा, कितना बीटा माइनस निकलेगा, ऐसा क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता था। तो उस तरह के क्वेश्चन के लिए भी हमको यह पता होना चाहिए कि कौन से डीके से न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे अल्फा निकला तो मास नंबर 4 से कम हो गया, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया। सिमिलरली बीटा प्लस में क्या हो रहा है, बीटा माइनस में क्या हो रहा है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, इट्स नॉट लाइक बहुत बिग डील, लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद अब जो मैं देखो सिलेबस देख रहा हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि ये सारी चीजें नहीं आएंगी, तो फिर आएंगी क्या। जो पहला दिन का डिस्कशन है और
इसके बाद अब कुछ नहीं आना चाहिए। फिर वो रेडियो एक्टिविटी के बाद का जो पार्ट है, लाइक न्यूक्लियर फिशन, फ्यूशन, जो बेसिकली थियोरेटिकल पार्ट है, वो पार्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं फिर कि फिशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर रिलेटेड। जो मैंने कहा था कि लास्ट पार्ट थोड़ा थियोरेटिकल है और उसको अपने को एक नोट, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ता है एनसीईआरटी बुक से, जिसमें जो भी डेटा है वो भी हमारे काम का ही होता है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये डेटा तक हमको याद करना होता है। तो फिर वही पार्ट सिर्फ रह जाएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी और डीके लॉ ये सारा हटा हुआ पोर्शन में दिख रहा है, तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले थे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या छोड़ोगे, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के मोस्टली न्यूमेरिकल्स, मुझे भी मसला है कि ये टॉपिक को कैसे हटा दिया। देखो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी जैसे जैसे और एग्जाम्स नजदीक आएंगे, प्री बोर्ड, मतलब प्री बोर्ड का ये जो प्री नीट के पहले जो होता है, रैंक बूस्ट टेस्ट होता है, सारा सिलेबस आपको मिल चुका है। ये कौन सा ग्रेड है, ये थोड़ा सा तो जिसको डीके भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। हमने पढ़ा, देखे हैं, तो बड़ी निगेटिविटी। सर आवाज ब्रेक हो रही है। आज कुछ सुन पा रहे हो?
Am I audible? हाँ सर। एक्चुअली अभी तक कल से ब्रॉडबैंड का कुछ इशू है, तो मैंने भी मोबाइल नेट से ही कनेक्ट किया हुआ है, तो इशू आ सकता है थोड़ा। तुम लोग रेडियो एक्टिविटी करने वाले हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? हमने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी देख ली। न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होगा तो कितने तरह के डीके करेगा, इसी स्पॉन्टेनियस डीके को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीके करता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, टू बिकम। एक मिनट। क्या है रेडियो एक्टिविटी? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको डिफाइन कर लो। Spontaneous emission of radiation from nucleus is known as radioactivity. एक चीज और हमको ध्यान रखनी है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो एक टाइम में सिर्फ एक ही कोई एक रेडिएशन ही मीट कर पाएगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलर न्यूक्लियाई can radiate only a particular type of radiation at a time. इसका क्या मतलब है? देखो, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली है क्या? हमारे पास कोई भी एक सैंपल होगा, ये हमारे पास सैंपल है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, एक न्यूक्लियस नहीं होगा, बहुत सारे। कौन सा डीके होगा ये किसी को नहीं पता। इसमें से किसी इंस्टेंट पर कौन सा डीके होके एक क्या बोलते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि अगर कोई एक न्यूक्लियाई अगर एक बार में कोई डिके करके एक डॉटर न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना चाहता है तो कोई एक ही तरह का डिके ये कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सैंपल में, जैसे मान लो, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना इस बात को। इस सैंपल में 100 न्यूक्लियाई है, 100 न्यूक्लियाई के पास 4 ऑप्शंस हैं।
वो 4 में से कोई एक डीके शो कर सकता है। के कैप्चर को भी थोड़ा इग्नोर कर दो। के कैप्चर इज लाइक अ रेयर फिनोमेना। तो मान लो 3 तरह के जो भी बीटा प्लस, बीटा माइनस, अल्फा डीके, उसमें से 10 हो सकता है अल्फा डीके शो कर रहे हो उस टाइम पर, 15 बीटा माइनस डीके शो कर रहे हो, 15 बीटा प्लस डीके शो कर रहे हो, कुछ शो ही ना कर रहे हो। क्योंकि सारे डीके होंगे उस इंस्टेंट पर, ऐसा बात नहीं। पहले एक्चुअल पिक्चर रेडियो एक्टिविटी का जो है वो समझ लो, उसके बाद फॉर्मल लाइन में हम तुमको समझाते हैं। एक टाइम पर कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होंगे, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर। डेफिनेटली टोटल नंबर अगर 100 है तो लेट से 10 किसी इंस्टेंट पर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। अगर टोटल नंबर 1000 होता तो उसी प्रोपोर्शन में 100 डिसइंटीग्रेट हो रहे होते किसी भी इंस्टेंट टाइम पर। ऐसा नहीं है कि जितने नंबर हैं उतने ही डिसइंटीग्रेट होंगे किसी इंस्टेंट पर, और ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। 100 जो होंगे उसमें सारे सेम तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कोई अल्फा डीके शो कर रहा है, कोई बीटा डीके शो कर रहा है, लेकिन एक न्यूक्लियस एक बार में अल्फा और बीटा दोनों नहीं शो कर सकता। सक्सेसिव हो सकता है, लाइक एक अल्फा डीके किया, वो भी तब भी स्टेबल नहीं बना, फिर से एक बीटा डीके किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फा डीके और बीटा डीके दोनों साथ में हो रहे हो, ये गड़बड़ है। दूसरा न्यूक्लियाई बीटा डीके कर सकता है, पहला न्यूक्लियाई अल्फा डीके कर सकता है, तीसरा बीटा माइनस डीके कर सकता है, चौथा बीटा प्लस डीके कर सकता है सेम टाइम पे। तो ये जो नीचे हमने जो स्टेटमेंट लिखा है, एट a particular nuclei can radiate only a particular type of radiation at a time. A spontaneous emission of radiation from nucleus. ये दोनों बातें समझ आ रही हैं? दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर। और ये जो फिनोमेना है, इसका डिस्कवरर कौन है? हु इज डिस्कवरर फॉर रेडियो एक्टिविटी? हेनरी बैक्वेरेल। अब जो डीके लॉ है, बेसिकली उसको सोडी एंड रदरफोर्ड लॉ भी बोलते हैं। रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ। ये सब छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ, क्या है ये डीके लॉ ही है। दिस इज कॉल्ड डीके लॉ। नॉर्मल डीके लॉ पढ़ते हैं वो उसी को बोलते हैं। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द स्टेटमेंट सेज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन डीके एक ही वर्ड है ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई is directly proportional to number of radioactive nuclei present at that time. किसी भी टाइम पर
जितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे उसी के प्रोपोर्शन में ही रेडियो एक्टिविटी होगी या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि इसी इंस्टेंट पर 10 न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं, तो अगर dt टाइम में डी अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई अगर डीके होते हैं, dn इज लाइक 10, dt इज लाइक 1 सेकेंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं dn by dt, रेट ऑफ डीके। तो स्टेटमेंट कहता है कि dn by dt is directly proportional to n। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये जो चेंज है बेसिकली n का नंबर जो चेंज हो रहा है dn, ये हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर होता है। n स्टैंड्स फॉर, मैं सिंबल्स लिख देता हूँ एक बार पहले, तभी और बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। n नॉट stands for initial concentration of radioactive nuclei, मतलब at t is equals to 0। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। n concentration of radioactive nuclei at any instant, at any time t। तो हम लोग dn by dt को dn नॉट by dt नहीं लिख सकते, क्योंकि n नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इनिशियल कंसंट्रेशन कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता। दिस इज समथिंग इनिशियल वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ यहां पर एक माइनस साइन, जब ये इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो माइनस dn by dt लिखते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n। अब कहोगे माइनस क्यों? तुम लेफ्ट हैंड साइड माइनस निकालो, लगाओ, ये राइट हैंड साइड माइनस लगाओ। इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। और ये जो टर्म होता है इसको बोलते हैं रेट ऑफ डीके। यहां पर मत लिखो, नीचे ही लिख लो, दिस टर्म ये होता है रेट ऑफ डीके। इसी को एक्टिविटी भी कहा जाता है, बाद में हम लोग इसको देखेंगे, एक्टिविटी। So lambda times n, this is our differential equation. That means you can directly write dn by dt is equals to minus lambda into n। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसा आता है। इसका प्रूफ कोई खास बड़ा नहीं है, लेकिन we have done this thing already। n को नीचे लेके आओगे, dt को राइट हैंड साइड लेके जाओगे, इंटीग्रेट करोगे, 0 पर कंसंट्रेशन को n नॉट लोगे, इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये हमारा आता है। एंड दिस इज द टर्म दैट वी नीड। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो सैंपल में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बचे रहेंगे, दिस इज द लेफ्ट आउट, सी n। और यहां पर एक और टर्म हमको लिख ही देना चाहिए, n नॉट minus n is the concentration of decayed nuclei। ऐसा नहीं है कि जो न्यूक्लियाई डिके हो गए वो खत्म हो गए, वो एक स्टेबल न्यूक्लियाई बन चुके हैं, उसी को डिकेड न्यूक्लियाई बोलते हैं। At that instant, जिस इंस्टेंट पर n हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बताता है, उसी इंस्टेंट पर अगर हमसे पूछा जाए कि डिकेड न्यूक्लियाई का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो n नॉट माइनस है। मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये सेम रहने चाहिए थ्रू आउट द रेडियो एक्टिव डीके।
और अगर तुम इस कॉन्सेंट्रेशन को, दैट इज डिकेड न्यूक्लियाई का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अनडिकेड न्यूक्लियाई का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर उसका ग्राफ बनाओगे N वर्सेस T, ये अनडिकेड न्यूक्लियाई, तो ये एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व होगा दैट विल स्टार्ट्स फ्रॉम सम N नॉट, और ये धीरे धीरे इस तरह से मीट कर जाएगा, एसिम्प्टोटिकली टी एक्सिस को इन्फिनिटी पर जाके मिस कर जाएगा, मीट कर जाएगा। और ये अगर हम ग्राफ डिकेड न्यूक्लियाई का ड्रॉ करें तो हमने क्या लिखा था, N नॉट माइनस N, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, डिकेड न्यूक्लियाई। बेसिकली N नॉट माइनस N, तो ये ग्राफ एक्चुअली दिखेगा कैसा, तो N नॉट माइनस N अगर करोगे तो ये हो जाएगा N नॉट माइनस N नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, N naught 1 minus e to the power minus lambda t. So if you know this graph, ये कोई नया ग्राफ नहीं है हमारे लिए। अगर ये N naught है तो इस पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, and the graph will going to touch like this. हमारे ग्राफ है, तो बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स में तुमने कुछ भी पढ़ा है तो ये सारा यहाँ काम आने वाला है। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है हाफ लाइफ का, ऑब्वियस सी बात है, वी कैन सी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, और इसी कोरस्पॉन्डिंग टाइम को हम लोग बोलते हैं टी हाफ। और टी हाफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी जैसे फॉसिल्स वगैरह का, हम लोग एज पता करते हैं कि ये कितना पुराना है, तो उसमें इसी टेक्निक की यूज की जाती है। हम लोग से जो भी सैंपल मिलता है उसमें कार्बन 12, कार्बन तो होता ही होता है, कार्बन 14 एक आइसोटोप है कार्बन का, जिसको बोलते हैं कार्बन 14, और वो जितने कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो डिके होता होता अब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसके बेसिस पर हम लोग उसका एज निकालते हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को दो तरीके से चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। एक, द टाइम इन विच द concentration of undecayed nuclei became half of its previous value, जो इसका इनिशियल वैल्यू था उसका आधा हो गया अगर अनडिकेड न्यूक्लियाई का, तो उसको बोल देंगे हाफ लाइफ। दूसरे तरीके से अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिकेड न्यूक्लियाई का कुछ भी नहीं है तो उसको बोल देंगे कि जितने देर में डिकेड न्यूक्लियाई का कॉन्सेंट्रेशन टोटल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो गया वही उसका हाफ लाइफ है। तो दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इट इज द टाइम it is the time after which concentration of
undecayed nuclei become half of its initial concentration. ज्यादा मतलब सही अनडिकेड न्यूक्लियाई के टर्म्स में ही इसको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि तुम देखोगे समय के साथ अनडिकेड न्यूक्लियाई का ही कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, डिकेड न्यूक्लियाई का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो प्रीवियसली अगर जितना अनडिकेड न्यूक्लियाई है अगर उसको जीरो बोल दिए तब तो ठीक है, कि बिल्कुल हम स्टार्टिंग केस की बात करें जब अनडिकेड डिकेड न्यूक्लियाई है ही नहीं, सारे अनडिकेड है। लेकिन अगर सोचो बीच में अगर हम इस स्टेटमेंट को बीच में किसी एक स्टेप पर जस्टिफाई करना चाहेंगे तो उस समय हमारे पास ऑलरेडी डिकेड न्यूक्लियाई का कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारे हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ नहीं होने वाला और बढ़ने ही वाला है। सोचो दो एक्चुअली होता क्या है, इनिशियली एन नॉट कॉन्सेंट्रेशन थे, अगर एक हाफ लाइफ हो जाएगी टी हाफ, इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं, दिस इज नोटेड एज टी हाफ, ऐसे। तो ये मैं सिर्फ अभी अनडिकेड न्यूक्लियाई का कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा हूं, तो ये हो जाएगा एन नॉट बाई टू, ठीक है। उसके बाद एक टी हाफ के बाद ये हो जाएगा एन नॉट बाई फोर, उसके बाद अगेन ये हो जाएगा एन नॉट बाई एट एंड सो ऑन। लेकिन अगर तुम इसी टी हाफ के बाद अनडिकेड न्यूक्लियाई की जगह डिकेड न्यूक्लियाई का कॉन्सेंट्रेशन देखो तो पहली बार ये भी एन नॉट बाई टू है, लेकिन इस बार ये बढ़ के 3n0 बाई 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन उसके बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, तो स्टेटमेंट जो है वो यहां पर आके रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जनरली हम लोग अनडिकेड न्यूक्लियाई के ही कॉन्सेंट्रेशन जितना था उससे हाफ हो गया, ये हमेशा वैलिड रहेगा, इसलिए इस टर्म में डिफाइन करते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। वी हैव the expression for n is equals to n naught e to the power minus lambda t, हमने n की जगह n naught by 2 डाल दिया, and that is equals to n naught e to the power minus lambda t, n naught will get cancelled, हो जाएगा e to the power minus lambda t is equals to 1 by 2, 1 by e to the power lambda t is equals to 1 by 2, दोनों तरफ ln ले लो, e to the power lambda t is equals to 2, ln लोगे तो lambda t is equals to ln 2, और फाइनली t जो कि t हाफ है ln 2 अपॉन लैम्डा, और ये हमारा t हाफ है। इसका वैल्यू होता है 0.693। तो दोनों रिजल्ट अपने को याद रखने हैं, क्या t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा, और अगर कभी लैम्डा की जरूरत पड़े तो 0.693 बाई टी हाफ। बहुत बार हम लोग को टी हाफ दे दिया जाता है, उससे हमको लैम्डा भी निकालना पड़ता है, तो इसको दोनों तरीके से यूज करते हैं। बाकी जरूरत पड़े तो ln 2 भी यूज किया जा सकता है, ln 2 जो हमारा होता है वही हमारा 0.693 के बराबर होता है। इनमें से इस पर एक क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई is 2 hour
Find the percentage of nuclei remains undecayed after 10 hours. कितने होंगे? देखो, जब भी कोई हाफ लाइफ दिया जाए और एक टाइम दिया जाए, तो पहला तो कैलकुलेशन यही कहता है कि आप देखिए कि क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे यहाँ पर हमने 10 आवर्स दे दिया, तो ये डायरेक्टली इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। हाँ, बताइए। n naught by 32. वेरी गुड, n नॉट बाई 32। आप लोग के लेवल पर जो सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आते हैं तो इस तरह के कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर टाइम में ये जो टाइम दिया जाता है, ये जो टाइम है हमारा, ये टाइम, इस टाइम का, जो कि इसको हम टी हाफ बोलते हैं, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। लाइक कैपिटल टी कैन ऑलवेज बी रिटन एज n टाइम्स टी हाफ। ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं और सीधे सीधे number of undecayed nuclei will be equals to initial concentration 1/2 to the power n। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब ये n इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं होगा तो फिर ये यहाँ पर पावर इंटीजर नहीं होगा, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमको बेसिक रिजल्ट से जाना पड़ेगा। जो बेसिक रिजल्ट था n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और वहां से फिर हमको कैलकुलेशन आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ज्यादातर केसेस में आपको इंटीग्रल मल्टीपल ही दिए जाएंगे। इस केस में यू कैन सी n का वैल्यू हो जाएगा, ये जो सिचुएशन में लिया था इसमें n का वैल्यू हो जाएगा 5 और अनडिकेड न्यूक्लियई का कंसंट्रेशन n नॉट 1/2 टू द पावर 5, ये हो जाएगा n नॉट बाई 32। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, मेरे से तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मेरे को ये चीज बहुत तकलीफ देती थी अपने स्टूडेंट टाइम में भी। और क्वेश्चन को आधा पढ़ने के बाद आधा क्वेश्चन हम गेस कर लेते थे कि अच्छा यही पूछ रहा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। जल्दीबाजी में इसको कहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम अनडिकेड न्यूक्लियाई सोचे और फाइनली वो डिकेड न्यूक्लियाई का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा था, और लगभग दोनों ही ऑप्शन में होते हैं, 1 माइनस करके या नॉट माइनस करके, ये दोनों आंसर से लगभग रहते हैं उस तरह के क्वेश्चन में जब आते हैं। तो वहां पर मिस्टेक्स होने की चांसेस रहते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ना, क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, हमको वही आंसर करना है। एक होता है हाफ लाइफ के अलावा एक और टाइम हम लोग इसमें याद करते हैं, और वो है मीन लाइफ। मीन लाइफ क्या होता है? मीन लाइफ, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला तो काफी सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे देखो, कोई भी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, टीचर ने पढ़ाना शुरू किया और
ऐसा है कि एक बार जो बच्चा क्लास से बाहर जाएगा वो फिर क्लास में नहीं आ पाएगा। लेट्स अज्यूम दिस, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं हम सिमिलर टू द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो मान लो क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग मॉर्निंग से चल रही है और ये रात तक चलेगी। कब तक चलेगी किसी को नहीं पता। तो शुरुआती 1 घंटे में कुछ बच्चे, एक आध बच्चे गए, तो उन्होंने 1 घंटे क्लास अटेंड करी। मान लो 2 बच्चे निकल गए, तो 2 बच्चों ने 1 घंटे की क्लास अटेंड करी। उसके बाद आधे घंटे के बाद 2 बच्चे और चले गए, तो वो 2 बच्चे जो गए उन्होंने 1.5 घंटे की क्लास अटेंड करी। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद मान लो 4 बच्चे चले गए, वो 4 बच्चों ने एक्चुअली 2 घंटे की कंप्लीट क्लास अटेंड करी। इस तरह से करते 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 हम हर बच्चे ने कितने घंटे की क्लास अटेंड करी सबको जोड़ दें। हो सकता है कोई बच्चा रात तक बिल्कुल बैठा रह गया, उठा ही नहीं, तो काफी लंबे समय तक वो क्लास करता चला जाएगा, तो उसका टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जो पहले घंटे के अंदर चले गए उसका टाइम बहुत कम होगा। इसलिए हर बच्चे का ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग है। यू कैन सी सबने अलग अलग ड्यूरेशन की लगभग क्लासेस अटेंड करी है। अगर इन सबके ड्यूरेशन को ऐड कर दिया जाए, अब इसको रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के साथ अगर हम रिलेट करें, तो मान लो हमारे पास एक सैंपल था। हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जिसमें 100 न्यूक्लियाई। हमने कहा कि ये 100 एक साथ में डिसइंटीग्रेट नहीं होते, 10 होते हैं। 10 बच्चे जो क्लास से बाहर निकल गए, फिर बाकी बच्चे उसमें से कुछ, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार ये होता जा रहा है, तो जितने डीके हो रहे हैं उतने देर तक, सपोज रेडियो एक्टिव सैंपल हमने रखा है अभी से लेके 5 मिनट, 5 मिनट के बाद जितने अनडिकेड न्यूक्लियाई बचे हैं वो तो 5 मिनट सर्वाइव कर गए, 5 मिनट तो उनकी लाइफ हो गई। अब उसके बाद 10 मिनट के बाद जितने बचे हैं तो 10 मिनट तो सर्वाइव कर गए। इस तरीके से एक न्यूक्लियाई ने ऑन एन एवरेज कितना टाइम सर्वाइव किया, इसको बोलते हैं मीन लाइफ। और इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। इसको, इसका मतलब क्या होता है ये हमने आपको समझा दिया। समझ आ गई बात? जैसा टर्म है, इट इज द एवरेज लाइफ ऑफ अ न्यूक्लियाई। किसी एक न्यूक्लियाई का एवरेज लाइफ होता है वो। अब मान लो क्लास के बाद किसी ने पूछा कि एवरेज एक बच्चे ने कितने घंटे क्लास अटेंड करी, तो इसका जो हम आंसर करेंगे वही है मीन लाइफ। कोई 1 घंटे में निकल गया, कोई 2 घंटे में निकल गया, कोई 2.5 घंटे में निकल गया, कोई 3 घंटे में निकल गया। इस तरीके से सबने अलग अलग घंटे की क्लास अटेंड करी है। लेकिन ऑन एन एवरेज एक बच्चे ने कितने घंटे की क्लास अटेंड करी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कायदे से जो बच्चा जितने घंटे की क्लास अटेंड किया है सब टोटल घंटे ऐड करने होंगे, जितने बच्चे हैं उनको टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा एक ऑन एन एवरेज आएगा। सो टी मीन का जो फॉर्मूला होता है मीन लाइफ, होता है 1/λ डीके कांस्टेंट। और टी हाफ में यहीं पर कॉन्ट्रास्ट के लिए लिख दे रहा हूं, ये होता है ln2/λ। तो यहां से हम देख सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू ln2 इंटू टी मीन। और वो जो हमने बात बताई थी एवरेज का मतलब, मैं उसको लिख देता हूँ रेशियो, मतलब उस तरीके से अगर कभी तुम लोगों को, क्योंकि ये भी डेरिवेशन है
इंजीनियरिंग में हम लोग कराते हैं इसको, बट अगेन ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता है। तो टी मीन इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस of nuclei in a sample divided by initial number of active nuclei in that sample. यहाँ पर एक एक्टिव आई बाबा माचिस पाहिजे। तो ये हमारा मेन लाइफ है। डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फॉर्मूला पूछा जाएगा या फिर न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके अलावा एक और टर्म होता है जिसको हमने कहा था एक्टिविटी। सी यहाँ पर dN/dt जो हमने लिखा था, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी। रेट ऑफ डिके और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये सब एक ही बात है। इसको एक बार देखते हैं क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे। एक्टिविटी या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डीके, इसको डिनोट करते हैं ए से। और एक तरीके से इसको बोलेंगे कि दिस इज द रेट बाय व्हिच रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इज डिसइंटीग्रेटिंग एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऐसा इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द रेट of disintegration of radioactive nuclei इसमें भी जैसे मैथमेटिकली अगर इसको लिखा जाए तो a कैन बी रिटन एज -dN/dt। ये -dN/dt को हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। इसमें भी दो तरह के, एक होता है इनिशियल एक्टिविटी A नॉट स्टैंड्स फॉर इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी। और ए जो होता है ये एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि ये भी तो चेंज हो रहा है जब एन चेंज हो रहा होगा। एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट, इसमें क्या रिलेशन होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो वी कैन सी ए इज इक्वल टू -d/dt, और n जो है हमारा होता है n0 e⁻ λt। ये तो हमने पहले ही निकाला हुआ है। सिंपली पुट दिस वैल्यू n0 e⁻ λt, तो यहाँ पर -n0 dy/dt ऑफ e⁻ λt, e⁻ का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो सेम ही आता है, और ये हमारा हो जाएगा -n0 e⁻ λt, और पावर का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो माइनस लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस होके n0 लैम्डा
e to the power minus lambda t। कुछ इस तरीके से आता है। और ये जो n नॉट इंटू लैम्डा है, इसी को हम लोग इनिशियल एक्टिविटी a नॉट से डिनोट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इनिशियल एक्टिविटी। दैट मीन्स the activity formula is equals to a naught e to the power minus lambda t। ये भी कुछ इसी तरह से रिजल्ट आ जाएगा। यहीं पर इसको लिख देता हूं, a इज इक्वल्स टू a नॉट e to the power minus lambda t, where a naught is equals to lambda n naught। इसका यूनिट्स थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्टिविटी का रेडियो एक्टिविटी क्या था? फेनोमेना था। और n इज द काउंट, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, ये काउंट है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन एक्टिविटी का यूनिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डीपीएस। ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी is DPS, disintegration per second। वन DPS का मतलब हुआ एक। इसके अलावा और भी यूनिट्स है, जैसे बेक्वेरल। वन बेक्वेरल इज इक्वल टू वन DPS। वन बेक्वेरल या वन DPS का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि एक सेकेंड में एक न्यूक्लियाई डिके हो रहा है। दिस इज व्हाट द मीनिंग। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में एक न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इसके अलावा दो और, एक है हमारा क्यूरी, CI क्यूरी, and that is equals to 3.7 into 10 to the power 10 DPS बोलो या बेक्वेरल बोलो, ये दोनों सेम ही है। और एक है रदरफोर्ड, वन रदरफोर्ड, ये होता है 10 to the power 6 DPS। तो रेडियो एक्टिविटी का जो भी पार्ट था वो लगभग खत्म हो चुका है। न्यूमेरिकल्स का बात है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। तो ये टोटली चॉइस है कि आप लोग इसको सॉल्व करते हो या नहीं, क्योंकि ये पार्ट को हटा दिया गया है जैसा मुझे वो देख के लग रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते दे रहा हूं, देखो। एट टाइम t इक्वल टू 0, number of nuclei of a radioactive sample is 100 at t is equals to 1 second। This number becomes 90। Find the number of nuclei, obviously undecayed nuclei, at t is equals to 2 seconds। चलिए इसको ट्राई कर लीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
हाँ बताइए। क्या है आंसर बताइए। आवाज नहीं आ रही पार्थ आपकी। अच्छा 81। Yes, that is the correct answer. 81। देखो इसको जल्दी से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। हमारे पास जो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, इसी को यूज करेंगे हम लोग। इसमें n नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 100 और n के वैल्यूज एक बार दिए हुए दूसरी बार निकालना है। तो 90 इज इक्वल टू 100 e टू द पावर माइनस whatever be the lambda t is equals to 1, simply put that value। तो यहाँ से 90 by 100 ये हमारा हो जाएगा 1 by e का वैल्यू, e to the power lambda, सॉरी e to the power lambda का वैल्यू। अब हम लोग को जो निकालना है वो है n is equals to n नॉट e to the power माइनस लैम्डा t, अगेन वही चीज 100 e to the power माइनस 2 लैम्डा। सो 100 into 1 by e to the power 2 lambda, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और हमारे पास e to the power lambda का एक्सप्रेशन, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो 100 into 90 by 100 का स्क्वायर। नाउ 100 into 8100 डिवाइड बाई 100 into 100, 100 से 100 जाएगा, 100 से ये जाएगा और ये बच जाएगा 81। दिस इज योर फाइनल आंसर। रेडियोएक्टिविटी के हाफ लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लिप में मिल जाएंगे, मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, यू कैन ट्राई। देखिए इसके बाद जो पार्ट बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग कल देख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।